नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। राज्यों की सुर्खियों के साथ खेल के मैदान से भी देंगे आपको अपडेट। तो चलिए करते हैं शुरुआत हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में बड़ा हादसा। केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 9 लोगों की मौत, 19 से अधिक घायल। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने हादसे पर जताया दुख। राष्ट्रपति की कार्बन उत्सर्जन कम करने में सरकार की सहायता करने की अपील। कानपुर में उत्तर प्रदेश के व्यापार मंडल की 90वीं वर्षगांठ समारोह में संबोधन। 2030 तक कार्बन उत्सर्जन का स्तर न्यूनतम करने पर जोर। 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कतर पहुंचे उपराष्ट्रपति। कतर के नायब अमीर के साथ करेंगे शिष्टमंडल स्तर की वार्ता। द्विपक्षीय सहयोग की करेंगे समीक्षा। यूक्रेन के लगभग 5वें हिस्से पर रूस की सेना का कब्जा। लग्जमबर्ग के सांसदों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का बयान। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने की शांति की अपील। और पंचकुला में चौथे खेलो इंडिया युवा खेल का केंद्रीय गृह मंत्री कर रहे हैं शुभारंभ। 13 जून तक चलेंगे युवा खेल। देश भर से 4700 एथलीट होंगे शामिल। और हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के परिवार ने चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। 29 मई को मानसा जिले में अज्ञात हमलावरों ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी थी। पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए इसके 4 वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इन नेताओं में राजकुमार वेरका, बलबीर सिंह सिद्धू, सुंदर श्याम अरोड़ा और गुरप्रीत सिंह कांगड़ शामिल हैं। बीजेपी ने लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। उत्तर प्रदेश से घनश्याम लोधी और दिनेश लाल यादव, त्रिपुरा से सीएम मानिक साहा, दिल्ली से राजेश भाटिया और गंगोत्री कुजूर झारखंड से चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया बिहार के 3 दिन के दौरे पर आज पटना पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री ने हाजीपुर स्थित राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान लैब सुविधाओं के साथ लिक्विड क्रोमाटोग्राफी का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इथेनॉल जैसे वैकल्पिक ईंधनों के उपयोग की वकालत करते हुए कहा कि कृषि और निर्माण क्षेत्र के उपकरणों में इथेनॉल का उपयोग शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुणे के वसंतदाता चीनी संस्थान द्वारा राज्य स्तर पर आयोजित चीनी सम्मेलन 2022 को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकी मारा गया, जबकि 3 सैनिक और एक आम नागरिक घायल हो गए। आपत्तिजनक सामग्री, एक AK-47 राइफल सहित हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कानपुर में हिंसा और पथराव की घटना के 1 दिन के बाद 500 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। हिंसा की घटनाओं में 40 लोग घायल हो गए हैं। शहर के हिंसा प्रभावित इलाकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और शांति का माहौल है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 193 करोड़ 96 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 11,67,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। केरल से हज यात्रियों के साथ सऊदी अरब के मदीना के लिए पहली उड़ान कोची हवाई अड्डे से रवाना हुई। सऊदी अरब एयरलाइंस की SV5747 फ्लाइट में 377 यात्री रवाना हुए। इसे केरल सरकार में मंत्री वी अब्दुल रहमान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में नौसेना का एक लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें पायलट की मौत हो गई। नेवल एयर स्टेशन लेमूर से एक FA-18E सुपर हॉर्नेट उड़ान भरने के बाद सैन बर्नार्डिनो काउंटी के ट्रोना इलाके में नीचे गिर गया। हादसे में जमीन पर मौजूद किसी व्यक्ति को चोट नहीं आई। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के धौलाना थाना क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र में
केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 से अधिक लोग घायल हो गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि घटना स्थल पर जांच के लिए फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है। धमाका इतना तेज था कि आसपास की कई फैक्ट्रियों की छतें उड़ गई। पुलिस प्रशासन और दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर राहत का काम शुरू किया है और कई लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला है। राहत और बचाव काम युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। घायलों को अस्पताल भिजवाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताया है और दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य कराने और परिजनों की हर संभव मदद करने के निर्देश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री ने भी हादसे पर दुख जताया है। यहाँ पे अनुमान्यता तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने की थी और अभी ये जांच का विषय है कि क्या चल रहा था यहाँ पे। तो बहुत दुखद हादसा हुआ है। यहाँ पे लगभग अभी 19 लोग इंजर्ड हैं और जहाँ तक हम जान पाए 9 लोग की मृत्यु हुई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उद्योग जगत से अपील की है कि वो कार्बन उत्सर्जन कम करने में सरकार की मदद करें। कानपुर में उत्तर प्रदेश के व्यापार मंडल की 90वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये तमाम बातें कही। राष्ट्रपति ने कहा कि कानपुर उद्योगों के लिए मशहूर है, साथ ही प्रदूषण विशेष रूप से गंगा में प्रदूषण के लिए बदनाम भी है। उन्होंने कहा कि सरकार नमामि गंगे परियोजना के तहत नदी को स्वच्छ बनाने के प्रयास कर रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन का स्तर न्यूनतम करने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने में उद्योग क्षेत्र की मदद जरूरी है। आपकी संस्था अगले 10 वर्षों में 100 वर्ष की हो जाएगी। उसकी खुशी जितनी आपको है उससे ज्यादा मुझे भी है। किसी भी संस्था की यात्रा में शताब्दी वर्ष का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह अवसर अपनी पिछली यात्रा पर गर्व करने के साथ साथ भविष्य की दिशा दशा तय करने का भी होता है। राष्ट्रपति गोरखपुर में गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में भी शामिल हुए। राष्ट्रपति ने शताब्दी वर्ष समारोह के शुभारंभ कार्यक्रम में 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि गीता प्रेस के कर्मचारियों के मेहनत और यहाँ के अनुशासन की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोरखनाथ मंदिर में बाबा गोरखनाथ की पूजा अर्चना की। उन्होंने मंदिर परिसर का भ्रमण भी किया। इससे पहले गोरखपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 3 देशों की यात्रा के आखिरी पड़ाव में कतर की राजधानी दोहा पहुंच गए हैं। इससे पहले उन्होंने अफ्रीकी देशों गैबोन और सेनेगल की भी यात्रा की थी। सेनेगल में उपराष्ट्रपति ने शुक्रवार को भारत सेनेगल व्यापार कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने उम्मीद जताई है कि भारत सेनेगल के बीच द्विपक्षीय व्यापार में आने वाले वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि महामारी के बावजूद दोनों देशों के बीच पिछले साल द्विपक्षीय व्यापार 1.65 अरब अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गया है। भारत से सेनेगल को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में कपड़ा, खाद्य पदार्थ, ऑटोमोबाइल और दवा शामिल है। We have discussed at length the ways in which we can further strengthen our trade relations and widen trade basket. There has been a welcoming economic growth and trade ties between our countries. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सेनेगल की नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट मुस्तफा नियाजी से राजधानी डकार में मुलाकात की। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सेनेगल अफ्रीका के सबसे स्थिर और मॉडल लोकतंत्र में से एक है। दोनों प्राकृतिक साझेदार हैं और एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखते हैं। उन्होंने स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से राष्ट्रपति, संसदीय और स्थानीय चुनाव कराने के लिए सेनेगल की प्रशंसा भी की। इस दौरान उन्होंने लोकतंत्र में राजनीतिक विरोधियों के बीच परस्पर सम्मान की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बहस, चर्चाओं और बातचीत को विधायी प्रक्रिया का सार बताया। बातचीत के दौरान ये बात उन्होंने कही। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि अमन कायम करने के लिए सभी देशों की ओर से कोशिश किए जाने पर जोर दिया गया।
समृद्धि के लिए शांति को पूर्व शर्त बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सभी मसलों के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करता है। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी अखिलेश चुमन। अखिलेश, 3 देशों की यात्रा के आखिरी चरण में उपराष्ट्रपति कतर पहुंचे हैं। अगर हम कतर यात्रा की बात करें तो कितनी अहम है ये यात्रा? देखिए, कतर की यात्रा बहुत ही अहम है 2 मामलों में। एक तो आर्थिक इसका पहलू है और दूसरा इसका रणनीतिक पहलू है। रणनीतिक पहलू की बात मैं पहले अगर बताऊं तो देखिए, अभी तालिबान के साथ बातचीत का दौर शुरू हुआ है। भारत से एक प्रतिनिधिमंडल, हमारे संयुक्त सचिव विदेश मंत्रालय हैं जेपी सिंह, उनके नेतृत्व में अभी तालिबान की राजधानी काबुल में पहुंचा हुआ है। और तालिबान के साथ एक संबंध इस तरीके से विकसित करना है ताकि भारत जिस तरीके से वहाँ विकास के कार्य कर रहा था और भारत और अफगानिस्तान के लोगों के बीच में जिस तरह का संपर्क था, संबंध था, वो संबंध बना रहे और तालिबान आतंकवाद का गढ़ न बने जैसे तालिबान अपने पहले शासनकाल में था। तो इस रणनीति में कतर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और जैसा कि आपको पता है कि कतर में दोहा एक महत्वपूर्ण केंद्र था जहां तालिबान के साथ समझौता हुआ। पूरी दुनिया का, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और हमारे प्रतिनिधि भी गए वहाँ, गैर आधिकारिक रूप में भी गए, फिर आधिकारिक रूप में भी गए। तो ऐसे में कतर आगे आने वाले दिनों में हमारे और जो अफगानिस्तान के बीच संबंध हैं उन्हें और बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। तो यह एक बात है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, 2014 में कतर के अमीर भारत आए थे, 2015 में 2015 में कतर के अमीर भारत आए थे और 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ गए थे। और उसके बाद भारत और कतर के संबंधों में काफ़ी उछाल आया और कतर जो LNG और LPG की सप्लाई अपने यहाँ से करता है उसमें 30 से 40% तक भारत में आता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थ आजकल कितना बहुमूल्य हो गया है पूरी दुनिया में, तो इसका एक आर्थिक पहलू है कि इसको सुनिश्चित करना और इसमें लगातार इस तरह की व्यवस्था करना ताकि जो हमारा जो एनर्जी रिलेशनशिप है कतर के साथ वह एक कम्प्रहेंसिव स्ट्रेटजिक एनर्जी रिलेशनशिप बदल जाए। तो इसकी भी कह सकते हैं कि इसके बारे में भी काफ़ी प्रभावी ढंग से बात होगी। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि इंडिया और कतर के बीच में स्टार्टअप एक लॉन्च किया जा सकता है, स्टार्टअप का एक प्रोग्राम जिसमें कि कतर के पास देखिए काफ़ी धन है और भारत के पास काफ़ी स्किल है और भारत के जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो नौजवान हैं, वो स्टार्टअप में काफ़ी रुचि ले रहे हैं। तो प्रयास ये होगा कि कतर जो है यहाँ के स्टार्टअप में पैसा लगाए, भारत के लोग अपने स्किल के द्वारा दोनों मिलके मतलब स्टार्टअप के तहत स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया जाएगा। बहुत जी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में बीजेपी को जानो पहल की तीसरी कड़ी में 7 देशों के राजनयिकों के साथ आज संवाद किया। कार्यक्रम में इन राजनयिकों को बीजेपी के इतिहास के साथ साथ पार्टी संगठन की तमाम बातों के साथ और विशेषताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जारी नीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। संवाद कार्यक्रम में लाओस, रूस, क्यूबा, तुर्की, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के राजनयिक भी शामिल हुए। पिछले महीने 16 मई को बीजेपी अध्यक्ष ने अमेरिका, न्यूजीलैंड, सूरीनाम, श्रीलंका, फिलीपींस, केन्या, इजराइल, इंडोनेशिया समेत 15 देशों के दिल्ली स्थित राजनयिकों के साथ संवाद स्थापित किया था। केंद्र सरकार ने राज्यों से सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से हटाने का आग्रह किया है। विश्व पर्यावरण दिवस से पहले आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को व्यापक एडवाइजरी जारी की है। इसमें सफाई और प्लानिंग ड्राइव, प्लास्टिक कचरा इसको इकट्ठा करने और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाने पर विशेष रूप से जोर दिया है। इसमें नागरिकों, छात्रों, स्वैच्छिक संगठनों, NGO, NSS और NCC कैडेट कॉरपोरेट संस्थाओं की भागीदारी लेने की सलाह दी गई है। अब तक भारत के 4700 शहरी स्थानीय निकायों में से 2500 ने 1 जुलाई तक एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। आज की खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए सनसद टीवी के साथ।
Watch our special presentation in The Defenders only on Sunset TV. आजादी का अमृत महोत्सव के चलते भारतीय संस्कृति और उसके गौरव से जुड़े कार्यक्रमों की देश और दुनिया में है धूम। और हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के जरिए हम आप तक लेकर आते हैं इन्हीं कार्यक्रमों की झलकियां। बताते हैं आपको इस महोत्सव से जुड़ा क्या कुछ हो रहा है खास देश और दुनिया में। तो देखिए मेरे साथ आजादी का अमृत महोत्सव सोमवार शाम 7:30 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। राजस्थान की संस्कृति और कला का उत्सव ट्राइबल इंडिया से रूबरू करवाता ओडिशा का एक ट्राइबल फेस्टिवल। जानेंगे देश की समृद्ध विरासत से जुड़े नए अध्याय के बारे में। वाइब्रेंट भारत में रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। सुप्रभात, आपके साथ दिन की शुरुआत, चाय की चुस्की और हर छोटी बड़ी खबर का स्वाद। करियर, टेक, फाइनेंस की होगी क्लास, कलाकार घोलने आएंगे मुस्कुराहटों की मिठास। देखिए नए कलेवर में रंगा इंडिया। हेलो इंडिया, सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्य से जुड़ी हुई खबरों की। प्रधानमंत्री 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर दिल्ली में मिट्टी बचाओ आंदोलन से जुड़े एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसका मकसद लोगों को मिट्टी की बिगड़ती सेहत के बारे में जागरूक करना और इसमें सुधार लाने के प्रयासों को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वैश्विक पहल पर्यावरण के लिए जीवन शैली जीवन गतिविधि का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष बिल गेट्स, जलवायु अर्थशास्त्री लॉर्ड निकोलस स्टर्न और अन्य प्रसिद्ध हस्तियां भी भाग लेंगी। विशेष रूप से दिव्यांग अंतर्राष्ट्रीय कलाकार अपूर्व ओम ने केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ईश्वर ने इन्हें कई कमियों के साथ भेजा, लेकिन इन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रयोग करते हुए दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने द्वारका स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल में 918 पदों के सृजन के अलावा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज में 76 अस्थायी पदों को स्थायी पदों में बदलने की मंजूरी दे दी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोलन में 9 योजनाओं का शिलान्यास और 7 योजनाओं का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए करीब 100 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अंबाला में करोड़ों रुपए की लागत से तैयार लघु सचिवालय, बॉयज हॉस्टल और वॉर हीरोज स्टेडियम में बने ऑल वेदर स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया। गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जांच उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश से कराने की पंजाब सरकार की मांग अस्वीकार कर दी गई है। इस संबंध में अदालत की ओर से राज्य सरकार को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि वे जांच के लिए अपने एक न्यायाधीश को नहीं दे सकते। दिल्ली मेट्रो रेल सेवाएं कल तय समय से 2 घंटे पहले शुरू होंगी। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए यह व्यवस्था की जा रही है। मेट्रो फेज 3 सेक्शन पर रविवार सुबह 8 बजे शुरू होने वाली रेल सेवा कल सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएगी। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सभी मंत्रियों से 5 जून को होने वाले फेरबदल से पहले मंत्री परिषद से इस्तीफा देने को कहा है। पुरी के दौरे पर आए राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल को राज्य सचिवालय लोक सेवा भवन में होने वाले कार्यक्रम की जानकारी दी गई है। हैदराबाद रेप की घटना की पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर लोगों ने जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस मामले में अब तक 2 नाबालिगों समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
त्रिपुरा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पैराग्लाइडिंग सेवा शुरू की गई है। प्रदेश के 2 जगहों पर इस सेवा की शुरुआत की गई है। इसकी मॉनिटरिंग की सुविधा भी दी गई है। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए कुछ इलाकों में लू चलने की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में भी लू चलने की संभावना है। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन के लगभग 5वें हिस्से पर रूस की सेना का कब्जा है। आपको बता दें कि लग्जमबर्ग में सांसदों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि वर्तमान में 20% भूभाग रूस के नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि रूसी सेना ने यूक्रेन के 48,000 वर्ग मील भूभाग पर नियंत्रण किया हुआ है। रूसी सेना पूर्वी डोनबास क्षेत्र में सोवेरोदोनेत्स्क शहर पर हमले तेज कर रही है। इसी बीच यूक्रेन पर रूस के हमले के 100 दिन भी पूरे हो गए हैं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने हिंसा को तत्काल रोकने की अपनी अपील दोहराई है। उन्होंने नागरिकों की रक्षा, उन्हें मानवीय सहायता मुहैया कराने और युद्धग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों को तत्काल सुरक्षित निकाले जाने और मानवाधिकारों का सम्मान करने की भी अपील की है। चौथे खेलो इंडिया युवा खेलों का शुभारंभ आज हरियाणा में हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खेलों का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया। इस खेल महोत्सव के अंतर्गत पंचकूला, अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली में 25 खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। विभिन्न राज्यों से कुल मिलाकर 8,500 खिलाड़ी भाग लेंगे, जिनमें से 528 हरियाणा से हैं। स्वप्निल कुसाले और आशी ने अजरबैजान के बाकू आयोजित ISSF विश्व कप के 50 मीटर राइफल 3P मिश्रित टीम प्रतियोगिता में आज स्वर्ण पदक जीता है। आपको बता दें कि स्वप्निल और आशी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक के मुकाबले में यूक्रेन के सेरी कुलिश और डारिया टाइकोवा की जोड़ी को 16-2 से हराया। टूर्नामेंट में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक है। भारतीय टीम का अभियान पदक तालिका में दूसरा स्थान हुआ है और इसी के साथ खत्म हुआ है। भारतीय निशानेबाजों ने इसके अलावा टूर्नामेंट में 3 रजत पदक भी हासिल किए हैं। अलमाटी में चल रही कुश्ती प्रतियोगिता में आज भारत को 4 पदक मिले हैं। महिला रेसलर मनीषा 65 किलो वर्ग में भारत को गोल्ड मेडल दिलाकर इस वक्त आगे चल रही है। सरिता मोर ने अलमाटी में कुश्ती प्रतियोगिता में 59 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने अजरबैजान की महिला पहलवान को हराया है। सुषमा शौकीन ने 55 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता है। उन्होंने कजाकिस्तान की महिला पहलवान को पटकनी दी। वहीं 125 किलो वर्ग में फ्री स्टाइल प्रतियोगिता में मोहित ग्रेवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जिलाया है। भारत अब तक 5 गोल्ड और 4 ब्रॉन्ज समेत 9 मेडल जीत चुका है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं तमिलनाडु में चल रहे फ्लावर शो की तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।